नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नाट में। और मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आप सभी के लिए आज लेकर हाजिर हूँ फिर से एक बार कुमार गौरव सर के क्लास नोट्स, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 अप्रैल 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ साथ आज क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक दो टॉपिक, लगभग 3 टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूँ, जो आपने कभी पूरे नहीं पढ़े होंगे आई थिंक। और अगर आप इनको पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ आपकी क्लियर होने वाली हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे टॉपिकों को उठाता हूँ। इसके साथ साथ आपको पता है एक मैदान सीरीज़ चल रही है, और इस मैदान सीरीज़ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। उसी के चलते मैं एक नया रिवीजन टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें 2 सेट आपको आज कराने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। इसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बताऊंगा, ललन टॉप प्रश्न भी आपको बताऊंगा, और पुराने करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैं रिवाइज कराऊंगा साथ के साथ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है आप सभी के लिए, ये चीज़ आप समझिए। और चैनल पर यदि नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि वैश्विक सैन्य खर्चे पर सिपरी के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो एक संस्था है जिसका नाम है सिपरी, और इस सिपरी कहाँ से आती है आपकी सिपरी रिपोर्ट, तो स्टॉकहोम से इसको लाया जाता है। ठीक है, और इसमें बताया गया कि विश्व में सर्वाधिक जो सैन्य खर्चा करता है, ठीक है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो पहले समझते हैं कि भारत का जो स्थान है वो कौन सा है। आप सभी लोग याद रखना, इसमें चौथा स्थान है अपने भारत का। भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ये आपका रखना, यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ, आप लोग याद रखना चौथा स्थान है। ठीक है, ये वैश्विक खर्चा जो करता है उसमें लगभग आपका कितना, तो 83.6 बिलियन डॉलर का करता है। अच्छा, इसी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि टॉप पर कौन है, अमेरिका है पहले की तरह, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर रूस है, और चौथे पर अपना भारत है। विश्व जो वैश्विक सैन्य खर्चा है उसमें 6.8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस बार 2023 में 6.8% की वृद्धि हुई है। यूक्रेन इसमें एक छोटा सा देश है और 8वें स्थान पर है, और ये टॉप 10 में शामिल है। ठीक है, सैन्य खर्चे को लेकर। अब ये तो हमारी बात हो गई किसकी, नए सूचकांक की। अब कुछ पुराने सूचकांक हैं जिनको मैं डायरेक्टली आपको याद कराने वाला हूँ, इनकी रैंक और ये किस सूचकांक से संबंधित हैं। ये वो हैं जो लगभग आपके अप्रैल और मार्च में जितने भी आपके इंडेक्स आए हैं उनसे संबंधित ये आपके इंडेक्स के नंबर हैं, या ये सूचकांक के नंबर आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है, चौथी है। हेपेटाइट्स, इसमें भारत की रैंक क्या है, सेकंड है। बिजनेस एनवायरनमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक 51 है। शेयर मार्केट में भारत की रैंक चौथी है। ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक में भारत की रैंक तीसरी है। ऐसे आपसे पूछे अनुसंधान रैंक यानी रिसर्च में भारत की रैंक क्या है, चौथी है। जलवायु परिवर्तन में सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 8वीं है। इसके साथ आपसे पूछे साइबर अपराध में भारत की रैंक क्या है, 10वीं है। प्लास्टिक प्रबंधन में भारत की रैंक क्या है, सेकंड है। और टैलेंट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 53 है। तो ये बहुत ही लेटेस्ट आपके सूचकांक है। वैसे आपके अगर 100+ देखें, जैसे 111 में भारत 111 भारत की रैंक किसमें है, 108 भारत की रैंक किसमें है, ठीक है, 107 भारत की रैंक किसमें है, 161 भारत की रैंक किसमें है, 180 किसमें है। तो ठीक है, जब हमारा एक बड़ा सा इंडेक्स आएगा उसमें मैं इनको उठा लूँगा आपके सामने, लेकिन ये छोटे छोटे इंडेक्स थे, जैसे चौथा, 8वां, 7वां, 51वां, तो इनको मैंने आज उठा लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसको दिया गया, मोहम्मद सलेम। ये मोहम्मद सलेम फ़िलिस्तीन के हैं, और आप सभी को पता है इजराइल फ़िलिस्तीन में संघर्ष चल रहा था, तो यहीं पर एक महिला अपनी मृत भतीजी की लाश को पकड़कर रो रही थी। उसी समय मोहम्मद सलेम ने एक फ़ोटो खींचा, जिसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, इस प्रकार से इसको दिया गया है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। ठीक है, ये यहाँ के क्या थे, कैमरामैन, ये यहाँ के कह सकते हैं एक प्रकार से न्यूज़ एंकर हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख पुरस्कार, जैसे पद्म पुरस्कार 2023, ये कितने लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें चिरंजीवी, मेगा स्टार चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, बैजंती माला, बिंदेश्वर पाठक और वेंकैया नायडू, इनको दिया गया था। ठीक है, कल भी मैंने आपको कुछ प्रमुख देखिए यहाँ पर इनको रिवाइज कर लीजिए, ये प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से थे कल जो मैंने आपको कराए थे, है ना। देखिए, जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024, ये किसको दिया गया, यूलिया नवलनाया को दिया गया। ठीक है, नवलनाया को दिया गया है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार। ऐसे ही रेकेन यामामोटो को क्या दिया गया, पृथ्वी पुरस्कार दिया गया था। प्रभा वर्मा, इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है। मिशेल टेलाग्रेट, इन्हें एवल पुरस्कार दिया गया है। पुष्पा भारती, इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। और संजीव को, इनको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए, और मुझे पहचानो उनका उपन्यास है। ठीक है, तो ये भी आपका रखने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए, यही वो क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरा एक टॉपिक कराने वाला हूँ कि भारत में किस प्रकार से संचार का प्रसार हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आज हमारा जो है वो संचार माध्यम से ही संबंधित है। इसमें हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है आप सभी के लिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर आप लोग इसको पूरा देख लेते हैं। ARO के लिए ये बहुत अच्छा आपका अपॉर्चुनिटी रहेगी आप सभी के लिए,
जो आपके काम आने वाली है। पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ किया गया है? तो पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ किया गया है? कुवैत में किया गया। कहाँ पर? कुवैत में। यहाँ पर दूतावास है, यहाँ पर 10 लाख भारतीय रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए 2 हिंदी कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए थे FM पर। तो हिंदी में रेडियो प्रसारण कहाँ पर होगा? कुवैत में होगा, ठीक है। कुवैत एक अरब कंट्री है आपकी कुवैत। अब देखिए रेडियो डे कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। लेकिन आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को, ठीक है। राजभाषा कौन से आर्टिकल में है? तो राजभाषा आर्टिकल है आपका 343। और इसके साथ साथ आपका रखना है भाग कौन सा है? तो भाग है आपका 17। भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? 17। अनुसूची कौन सी है जिसमें आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची नंबर है आपकी 8, ठीक है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी आपकी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, गौर से देखिएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में संचार व्यवस्था। सारे टॉपिक को, सारे फैक्टों को आप लोग अच्छे से देखना, हो सके तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और बार बार इसको रिवाइज करना आप लोग, ठीक है। रेडियो का प्रसारण 1927 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था रेडियो का प्रसारण? 1927 में इसका प्रारंभ हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में किया गया था और बाद में सन 1957 में आकाशवाणी इसे कहा जाने लगा था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार 1837 में आरंभ हुई थी। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली बार अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी की गई थी। और 1854 में कौन था आपका? लॉर्ड डलहौजी, उसके शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट, डाक विभाग की स्थापना 1854 में की गई थी। आप सभी को पता है यहाँ पर भी कौन था आपका? तो लॉर्ड डलहौजी था। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी आपकी, यानी पहली जो आपकी हवाई डाक सेवा थी, इसको कब? 1911 में। आप सभी को पता 1911 में क्या हुआ था? तो आपका तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था और इसके तहत क्या हुआ था? तो भारत की राजधानी इलाहाबाद कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, उसी समय की बात है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। पिन कोड आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पिन कोड में कितने नंबर होते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए पिन कोड में कितने नंबर होते हैं। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में। जो आपका स्पीड पोस्ट किया जाता है डाक के द्वारा, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 में। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ था? 1884 में। रेल डाक सेवा 1863 में प्रारंभ हुई थी और भारत में प्रथम डाकघर 1727 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था, ठीक है। भारत में प्रथम डाकघर कब? तो 1727 में कोलकाता में खोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन, जिसे हम तार सेवा कहते हैं, 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 में कोलकाता में शुरू हुआ था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके बहुत काम आने वाले हैं। दूरदर्शन की प्रथम उद्देशिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? 1997 में। देखिए अगला जो फैक्ट आने वाला है, ये आप लोग इसे नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक कौन थे? तो कौन थे? J.A. हिक्की, जिन्हें हम जेम्स अगस्ता हिक्की बोलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, जेम्स अगस्ता हिक्की थे इसके, किसके? तो ये बंगाल गजट। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मारदंड, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उद्दंड मारदंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था और इसके संपादक कौन थे आपके? तो युगल किशोर शुक्ल थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 मई 1888 में राष्ट्रीय चैनल यानी नेशनल जो आपका चैनल है, इसको शुरू किया गया। भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में की गई थी, ठीक है। 1982 में दूरदर्शन पर प्रथम राष्ट्रीय प्रसारण आरंभ हुआ था। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट टू होम, जिसे हम DTH कहते हैं, इस सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 में की गई थी। नेक्स्ट, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम क्या बोलते हैं? BSNL का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट, MTNL की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में। सेलुलर फ़ोन सेवा ये कब हुआ था? ये भी 1995 में स्टार्ट हुआ था। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुआ था, ठीक है। ये भी आपको रखना है STD। और नेक्स्ट देखिए, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 को शुरू की गई थी, यानी उपलब्ध कराई गई थी, जिसके प्रथम चरण को हरियाणा से शुरू किया गया था। अब देखिए ये एक और फैक्ट, अच्छा सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 में की गई थी, ठीक है। किसकी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि PTI वर्तमान में कौन है, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्या मस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके लिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन जो आपका स्टार्ट किया गया है, तो आप सभी को याद रखना है, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन जो किया गया है वो नेपाल में किया गया है। क्यों किया गया है? तो समलैंगिक लोगों को पर्यटन के अधिकार मिल सकें, इसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन को। आप सभी को पता है नेपाल ने हाल ही में जो समलैंगिक लोग होते हैं, यानी समलैंगिक जो व्यक्ति होते हैं, उनकी शादी को क्या कर दिया, वैध कर दिया है। नेपाल में इसको वैध कर दिया गया था। जो रेनबो आपने देखा होगा, रेनबो जो फ्लैग होता है ना, रेनबो का जो फ्लैग होता है वो किसके लिए होता है? LGBT के लिए होता है, ठीक है, LGBT। और हाल ही में आपको बताया कि LGBT के कानूनों में संशोधन करने के लिए, ठीक है, उनको अधिकार दिलाने के लिए एक राजीव गौबा समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? राजीव गौबा जी करेंगे। अब बात आइए नेपाल के साथियों, तो नेपाल से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। जैसे नेपाल की राजधानी मैंने आपको बताई क्या है? काठमांडू, ठीक है, काठमांडू। यहाँ पर ही आपका सार्क का मुख्यालय है। किसका? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? यहीं पर है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, 1985 में। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी? 8, जिसमें श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हैं। ये 8 सदस्य देश हैं साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन में, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? दक्षेश भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? दक्षेश। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। अच्छा, नेपाल के साथ जो भारत के राज्य लगते हैं वो कितने राज्य लगते हैं? नेपाल के साथ 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है और एक लगता है सिक्किम। और टोटल जो सीमा लगती है वो कितनी? 1751 किलोमीटर लगती है। कितनी? 1751 किलोमीटर इसके साथ लगती है नेपाल के साथ। हाल ही में नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? प्रचंड। कौन थे? नहीं, ये राष्ट्रपति यहाँ के प्रचंड, ठीक है। और पुष्प कमल दहल यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। पुष्प कमल दहल कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम भी याद रखना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है और इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने किसी संवैधानिक अधिकार घोषित किया है हाल ही में, तो चाइल्ड केयर लीव ये महिलाओं को मिलती है उस समय जब उनका बच्चा है ना छोटा होता है, तो उसकी केयर करने के लिए लगभग 2 साल का आपका क्या दिया जाता है? चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है, जो फुटकर में दिया जा सकता है, ठीक है। फुटकर में दिया जा सकता है, 1 महीने का, 2 महीने का लगातार मिलता है आपका CCL, चाइल्ड केयर लीव हम लोग इसे बोलते हैं। और आर्टिकल 15 के तहत इसको संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखना है आपको कि आर्टिकल 42 क्या कहता है? तो आर्टिकल 42 ये संबंधित है मातृत्व अधिकार से। इसमें 6 महीने का लगातार आपको अवकाश मिलता है और जिसमें आपका वेतन भी नहीं रोका जाता है। लेकिन आपका नहीं, केवल महिलाओं का। किसका? केवल महिलाओं का मातृत्व अधिकार दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। जब प्रेगनेंसी के दौरान ये मातृत्व अधिकार आपका दिया जाता है, ठीक है। ये आपका रखना है। अब बात आइए साथियों किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे बहुत सारे फैक्ट रहते हैं जो सीधे सीधे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में की गई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जैकानिया। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान कौन से आर्टिकल में है? 124 में है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है। फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अन्ना चांडी, ये हाई कोर्ट की पहली महिला क्या थी? तो ये थी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। जबकि लीला सेठ, ये हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। सुपेश पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल, है ना, और ये दोनों पोर्टल किसके हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के हैं। ऐसे एक और पोर्टल है, इसका नाम है याद रखना, फास्टर। फास्टर पोर्टल भी किसका है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। हाँ, ये आप क्या रखना है। और वर्तमान में हमारे जो 50वें नंबर के यहाँ पर क्या है? मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम क्या है? तो DY चंद्रचूड़ यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। अब देखिए नीचे क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ ललन टॉप प्रश्न आपको यहाँ पर रिवाइज करने होंगे। अब आ गया है तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे एगला S क्या था? तो एगला S क्या था? ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम था, ठीक है। इसका अधिग्रहण किया था रूस से भारतीय नौसेना ने, भारतीय सेना ने, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है? एक वसुराज, इसका उपयोग भी किया गया था। बहुत कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम था ये भी। समर, ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें आकाश मिसाइल लगी हुई है। वर्णास्त्र, ये हैप्पी वेट टॉर्पीडो है आपका। S-400 या से ड्राइम बोलते हैं, ये रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम इजराइल का है। इंद्रजाल भारत का है। प्रबल क्या है? एक रिवॉल्वर है। और उग्रम क्या है? एक असॉल्ट राइफल है, ठीक है। तो इसका भी हमने रिवीजन कर लिया। ये क्वेश्चन आता तो हम दोबारा कर लेते, लेकिन हमने रिवीजन कर लिया, बेस्ट रिवीजन। अगर आप पूरी क्लास देखते होंगे तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पा रहे होंगे अगर डेली क्लास लेते हैं तो पूरी। इस क्वेश्चन में सर ने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए थे, उन क्वेश्चन की मैंने पूरी एक लिस्ट लाई है आपके लिए और यहाँ पर मैं पूरी उसकी टॉपिक आपको कराऊंगा, सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको पढ़ना होता है चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप जिसका नाम है बासुकी इंडिकस की जीवाश्म की खोज की है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाल ही में बासुकी इंडेक्स ये क्या है। आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है बासुकी इंडेक्स क्या है? सांप है, छिपकली है, चूहा है, बिल्ली है, क्या है? तो बासुकी इंडेक्स क्या है? एक सांप है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा यानी दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो है ऐसा माना जाता है। इसके जीवाश्म को प्राप्त किया है किसने? तो IIT रुड़की के जो आपके शोधकर्ता हैं उनके द्वारा। और कहाँ पर किया गया है? तो कच्छ,
गुजरात में। आप सभी को पता है कच्छ को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसे बोलते हैं हम सफ़ेद यानी श्वेत मरुस्थल भी बोलते हैं कच्छ के रण को, ठीक है। जहाँ पर हमें क्या मिलता है, जंगली गधे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ के लिए कौन फेमस है, तो जंगली गधे यहाँ के फेमस हैं। आपको याद रखना है कच्छ के रण के। और ये किसका ही दूसरा रूप है, तो थार मरुस्थल का दूसरा रूप है आपका कच्छ का रण, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो आपका सांप मिला है बासुकी इंडिकस, ये लगभग 10 से 15 मीटर लंबा है, बहुत लंबा हो गया, 10 से 15 मीटर लंबा एक सांप है आपका। 47 लाख पुराने इसके जीवाश्म मिले हैं। और ये किस युग का है, तो इयोसिन एक युग होता है, इस युग का है, ठीक है। इसका जो बासुकी है, बासुकी सांप होता है एक्चुअली में भी, और इसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो हिंदी ग्रंथों में भी मिलता है, इसलिए इसका नाम बासुकी रखा गया है, ठीक है। अच्छा, बासुकी आप लोग एक चीज़ और पढ़ी होगी आपने, 3.5 किलोमीटर की, और भारत की सबसे लंबी जो मालगाड़ी थी उसका नाम भी क्या था, बासुकी था, है ना। 3.5 किलोमीटर की थी बासुकी। ये भी आप लोग याद रखना, पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब देखिए, हम सभी को पता है जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैलिएंटोलॉजी। और जीवाश्म की आयु ये किसके द्वारा पता करते हैं, तो कार्बन डेटिंग के द्वारा। अब मैं आपको वो टॉपिक कराता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है आपका, तो रेफ्लेसिया, इसको क्या बोलते हैं, रेफ्लेसिया ओर्नोलाइड्स। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो बुल्फिया, कौन सा है, बुल्फिया। सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है, तो हार्डविक या बाइडनेटा। सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है, ओक्रोमा लेगोपस। सबसे बड़ा अंतःबीजी वृक्ष कौन सा है, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है, लेमना। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, सिकोया का वृक्ष। सबसे बड़ा बीज किसका है, लोडोसिया का। सबसे छोटा बीज किसका, आर्कडीज का। सबसे बड़ा बीजांड किसका है, साइकस का। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सबसे बड़ी पत्ती किसकी है, तो विक्टोरिया रीजिया की, विक्टोरिया रीजिया। सबसे छोटी पादप कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा की है। सबसे लंबा गुणसूत्र तो ट्राइलियम। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का है, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे आपके जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपने सुने भी नहीं होंगे, मेरे ख्याल से पढ़े भी नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है, तो ओफियोग्लोमस, ठीक है। सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो लोडोसिया। जीवित जीवाश्म कौन सा है, साइकस। सबसे छोटा शैवाल कौन सा है, तो ये है क्लेमाइडोनास। और सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है, तो मैक्रोसिस्टिस, ठीक है। ये आपका रखना मैक्रोसिस्टिस। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए कि सबसे लंबी तंत्रिका, जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है आपकी, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेजवाना चौधरी। तो रेजवाना चौधरी का संबंध किससे है, तो ये बांग्लादेश की हैं। कहाँ की है, बांग्लादेश की हैं। और विदेशी हैं जिनको क्या दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही पद्म भूषण से किसको सम्मानित किया है, तो यंग लियू, ये फॉक्सन कंपनी के ताइवान के, ये भी विदेशी हैं। पद्मश्री ये चार्लेट को दिया गया, ये भी विदेशी हैं, फ्रांस के हैं। योग में इनको यह पुरस्कार दिया गया था पद्मश्री। तो इन तीनों के नाम याद रखना, रेजवाना और यंग लू और एक है आपके चार्लेट, इन तीनों के नाम याद रखना। अच्छा, बांग्लादेश की बात आई तो बांग्लादेश के संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। मुद्रा क्या है यहाँ की, टका। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ की, शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, शहाबुद्दीन चप्पू। कुल सीमा कितनी लगती है भारत और बांग्लादेश की, तो 4096 किलोमीटर। और कितने राज्य लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और मेघालय, ठीक है। इसके साथ साथ भारत और इनके साथ यानी बांग्लादेश के साथ कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, तो बोंगो सागर युद्धाभ्यास होता है एक, और एक संप्रीति युद्धाभ्यास होता है, ठीक है। कौन सा, संप्रीति युद्धाभ्यास। ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। अब आपके सामने है आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको अंडमान निकोबार के बारे में पूरा मैप की सहायता से एक एक क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है उन क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा अंडमान निकोबार को जिस प्रकार से मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरे पेशेंस के साथ इस चीज़ को देखना, और हो सके तो इसके सारे फैक्टों को नोट डाउन कर लेना। मैं बार बार आपको रिवाइज़ कराऊंगा और बार बार रिवाइज़ कराने के बाद आपको ये धीरे चीज़ें याद होने लगेंगी, ठीक है। तो देखिए, पहली बार क्या है, पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करने वाला अधिशासी समूह कौन सा है, तो यह है सैम्पेन। और ये सैम्पेन अंडमान निकोबार की एक आपकी जनजाति है। आप सभी को पता है कि ये PVTG एक ग्रुप होता है, उसके तहत आती हैं आपकी 75 जनजातियाँ। काफ़ी अति संवेदनशील ये आपकी जो जनजातियाँ होती हैं उनको इनमें रखा जाता है PVTG में। देखिए, जो इतनी सेंसिटिव है, कितनी सेंसिटिव, देखो यहाँ की कुल जनसंख्या यानी जो कुल जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 229 है केवल, कितनी, 229 है इनकी। तो इनके लिए खुद का एक क्या बनाया गया है, बोथिंग बूथ बनाया गया है जिसका नाम है सैम्पेन हट। भाषा कौन सी होगी, क्योंकि ये हिंदी वगैरह इंग्लिश वगैरह तो जानते नहीं, इनकी खुद की भाषा होती है क्योंकि जनजाति हैं ये, ठीक है। तो इनका जो भाषा है वो कौन सी है, मथियास। और शुभंकर क्या है यहाँ पर, तो निकोबारी मैरापोड, इसका क्या है, शुभंकर रखा गया है इनके लिए। अब अंडमान निकोबार पढ़ लीजिए, यहाँ से आप लोग सभी जो PCS लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो भी मैं यहाँ पर कवर करा दूंगा। RO का जितने भी आपके फैक्ट रहते हैं उनको कवर करा दूंगा, और वनडे एग्जाम के तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो। ठीक है साथियों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अंडमान निकोबार, ठीक है। ये है आपका अंडमान निकोबार, मैप में देख लीजिए। सबसे ऊपर जो है आपका, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, ठीक है।
इसके बीच में ये नीचे इसका बोलते हैं हम लोग मिडिल अंडमान। इसके नीचे जो है इसे हम बोलते हैं साउथ अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान। और इसके नीचे है इसे हम बोलते हैं लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लिटिल अंडमान ये है आपका। तो ये 4 भागों में बटा हुआ है आपको। ठीक है, बड़े बड़े जो हैं आपके। अब देख लीजिए इनके कुछ फैक्ट। जैसे बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। आप सभी को पता है कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। और लक्षद्वीप कहाँ पर है आपका? तो अरब सागर में है। ये लगभग 572 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। मुख्यतः ये द्वीप समुद्र में जगलमन पर्वतों के भाग हैं, है ना। जो हमारा हिमालय पर्वत है जिसे हम अराक्कनकामा के नाम से जानते हैं, ये उसी श्रेणी का क्या है? एक भाग है। तो कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी जुड़ी है, क्योंकि हम सभी को बताया इसका जो मिडिल अंडमान है इसी के पूरब में क्या है? तो इसके पूरब में आपका एक मात्र भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है वैरन ज्वालामुखी, वो यहीं पर है। तो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर ज्वालामुखी, जो इसके कुछ द्वीप हैं ज्वालामुखी से भी उत्पन्न हुए हैं, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अब देखिए एक फैक्ट और आपके लिए क्या है, 10 डिग्री चैनल जो है आपका 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य है, जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। किसके? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। ऐसे आप लोग एल के से नाम से याद रख सकते हैं, एल के, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इनके मध्य आपका 10 डिग्री चैनल। अब अंडमान निकोबार के हमारे कुछ द्वीप हैं, जैसे मैंने भी बताया उत्तरी अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, और देखिए इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं, जैसे सैंडल पीक। ये सैंडल पीक आपको कहाँ मिलेगी? उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक, जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है, याद रखना। माउंट डिओबोली ये मध्य अंडमान में, इसकी चोटी कितनी है? 515 मीटर की है। माउंट कोयोबो ये दक्षिणी अंडमान में और लगभग इसकी ऊंचाई है 460। और माउंट थुलियर बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार में है आपका, और ये 642 मीटर की है। ठीक है, ये निकोबार की सबसे ऊंची चोटी रहेगी 642 मीटर की। ठीक है, जबकि अंडमान की कौन सी है? तो सैंडल पीक। लेकिन टोटली पूछे अंडमान निकोबार की तो कौन सी आएगी? सैंडल पीक हो जाती है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये इसके सबसे नीचे जो आपका दक्षिणी अंडमान है यहाँ पर है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में। और यहीं पर आपका क्या है? तो यह आपका सेलुलर जेल भी यहीं पर है, जिसे हम काला पानी की जेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला पानी की जेल, जो बी डी सावरकर को दी गई थी। नेक्स्ट देखिए कोको स्ट्रेट, जो हमारा सबसे उत्तरी जो अंडमान था उसके ऊपर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है कोको द्वीप। जैसे हमारे अंडमान निकोबार के द्वीप हैं, तो यहाँ पर एक कोको द्वीप पड़ता है। इनके मध्य जो चैनल बनता है उसे बोलते हैं कोको स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? कोको स्ट्रेट। अंडमान उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो कि अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कह रहा है? दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास है। तो जो हमारा जब मैंने उत्तरी बताया है आपको, ये मध्य बताया, ये दक्षिणी बताया, और उसके बाद ये बताया लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है आपको? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, यानी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य जो हमारा पास पड़ता है इसे बोलते हैं दक्कन पास। ठीक है, ये आपका रखना है। मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप है। मध्य अंडमान के पूर्व में क्या है? बैरन द्वीप है, जो भारत का एकल सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो दोनों पॉइंट आपका रखने हैं कि जो आपका मध्य अंडमान है इसके पूर्व में क्या है? तो बैरन द्वीप है। जबकि आपका उत्तरी अंडमान है इसके पूर्व में क्या है? तो नारकोंडम, जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है आपका। यहाँ से बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, यही आपको मार देता है परीक्षक। निकोबार भी कई द्वीपों में बटा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? निकोबार की। निकोबार 3 द्वीपों में बटा हुआ है बेसिकली के, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। वैसे तो जो आपका निकोबार है ये कितने? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार में बटा हुआ है। 6 डिग्री चैनल निकोबार और सुमात्रा, ये द्वीप है किसका? इंडोनेशिया का। ये दोनों एक दूसरे को अलग करते हैं 6 डिग्री चैनल के द्वारा। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित वाला भारतीय क्षेत्र है। यानी ये कह रहा है जो सुमात्रा है ये एक विदेश है, यानी कि ये द्वीप है किसका? इंडोनेशिया का। और भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो उसके सबसे करीब है? तो वो है आपका ग्रेट निकोबार। ठीक है, कुछ पॉइंट और हैं। जैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। 2004 में सुनामी के कारण ये जल में डूब गया। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट है, इसी को पारसेक भी बोल देते हैं आप लोग। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। माउंट थुलियर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, अभी मैंने बताई थी आपको, जो कि ग्रेट द्वीप पर स्थित है, आपकी ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ जारवा, कौन सी जनजाति आती है? जारवा, सेम्पेन, सेंटलीज, ठीक है, ओंग, कौन सी? ओंग जनजाति भी कहाँ रहती है? यहीं रहती है। आदि प्रमुख जनजातियों के लोग आज भी अपने आदिम स्थिति में जीवन यापन करते हैं, मैंने बताया था अभी आपको। वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार सेम्पेन जनजाति को मतदान किया गया था। ठीक है, 2016 में जो आपकी 16वीं मतगणना हुई थी उसमें भी भाग लिया था, और 18वीं जो आपकी लोकसभा के चुनाव रहे हैं इसमें भी सेम्पेन जनजाति ने भाग लिया है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये फैक्ट बहुत पसंद आए होंगे। अगर जरा से भी अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे कब मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को मनाते हैं। 23 अप्रैल
पहली बार का बनाया गया था 1995 में बनाया गया था। और ये हमारे एक बहुत ही बेहतरीन से जो कृतिकार इन्हें हम बोल सकते हैं, इनका नाम है शेक्सपियर, है ना। इनकी मृत्यु की वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया जाता है। और इसकी थीम रखी है रीड ओवर वे। क्या नाम रखा गया इसका? रीड ओवर वे, ठीक है। यानी जो भी आप पढ़ें वो अपने सोच से पढ़ें। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने शेक्सपियर की बात की है तो उस दिन मैंने एक क्वेश्चन कराया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसको आज रिवाइज कराया था। क्वेश्चन ये था, लेकिन इसके जो टॉपिक मैंने लिखे थे आपके लिए वो इंपॉर्टेंट थे। विश्व कला दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अप्रैल को मनाते हैं। लियोनार्डो दा विंची का ये क्या था आपका? तो ये लियोनार्डो दा विंची का बर्थडे था, ठीक है। ये इटली के हैं आपके, इसलिए विश्व कला दिवस मनाया था आपका। पुनर्जागरण की भावना की कृति लियोनार्डो दा विंची, इनकी कौन कौन सी? मोनालिसा और द लास्ट सफर। माइकल एंजेलो द फॉल ऑफ मैन, और एक है द लास्ट जजमेंट। राफेल की मैडोना, जीसस की माँ का चित्र बनाया था इन्होंने, मैडोना। नेक्स्ट आपसे पूछे रोमियो एंड जूलियट किसकी है? तो ये है आपकी शेक्सपियर की, इंग्लैंड के थे। द प्रिंस किसकी है? मैकियावेली की है। लियोनार्डो दा विंची कौन थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, कवि थे और गायक थे, ठीक है। अभी जो हमारा क्वेश्चन आ गया तो इसे हम देख लेते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। नाइफ क्या है? तो नाइफ सलमान रुश्दी की क्या है? एक पुस्तक है। इनके ऊपर जब चाकू से हमला किया गया था तो उस चाकू के हमले में इनका क्या हुआ था? आँख एक फूट गई थी, तो उसी के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है जिसका नाम है नाइफ। इनकी कुछ अन्य पुस्तक है, जैसे विक्ट्री सिटी इनकी पुस्तक है, क्योचोटी इनकी पुस्तक है, और एक है मिडनाइट चिल्ड्रन, 1981 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस पुस्तक के लिए। किसको? सलमान रुश्दी को, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव। तो सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव आपका त्रिशूरपुरम 2024 में, ये आपका कहाँ मनाया गया? तो केरल में। वैसे केरल में ही बनता है आपका त्रिशूरपुरम। यहाँ पर एक महीना है जिसका नाम है मैडम मलयालम माह का एक माह है, इसमें इसको आयोजित किया था त्रिशूरपुरम को, ठीक है। अब हमारे केरल में ही कुछ और उत्सव हैं, जैसे अट्टुकल पोंगल। कौन सा? अट्टुकल पोंगल कहाँ का? यहीं का है, केरल का ही है, ठीक है। ये आपका त्रिशूरपुरम कहाँ का है? केरल का है। ऐसे आपसे पूछो खारची उत्सव कहाँ का? खारची, तो ये खारची उत्सव आपका त्रिपुरा का, कहाँ का है? त्रिपुरा का है, ठीक है। अब ये तो बात होगी हमारी इनकी। अब हम बात कर लेते हैं मैदान सीरीज। मैदान सीरीज में आपको जो हमारी स्पीडी बुक है ना, उसके 2 पूरे टॉपिक कराने वाला हूँ, यानी 2 सेट कराने वाला हूँ आपको पूरे। तो पेशेंस के साथ उनको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल अलग तरीके का, यानी नए क्वेश्चन जो इसको आप रिवीजन करना चाहते हैं, नई चीज़ों को देखना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं नए क्वेश्चनों को पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ से आपको कवर कराऊंगा मैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित। किससे? बटरफ्लाई शब्द किससे? तैराकी से। और उस दिन मैंने क्लास में आपको बहुत सारे शब्द जो खेल से संबंधित थे वो कराए थे, आप लोग वीडियो जाके देखना दोबारा से, उसमें मैंने कराए थे। एस्टिगेटिम्स आँख की एक बीमारी है। आँख की बहुत सारी बीमारी है, जैसे आपकी रतौंधी है, आँख से संबंधित है, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे ट्रोकोमा, ये किस संबंधित? आँख से संबंधित है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये सब किससे संबंधित? आँख से संबंधित रोग हैं आपके। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को इस नाम से जानता है? केदार खंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 240 फीट, लगभग 73 मीटर है आपकी। वाटरलू बेल्जियम में स्थित एक कस्बा है। मेलाकोनाइट तांबा धातु का खनिज है। सीसा संचायक बैटरी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करता है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था H2SO4 किसमें उपयोग होता है? सीसा संचायक जो बैटरी होती है आपकी, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। मैक संज्ञा, तो मैक आप लोग जानते हो कि मैक संख्या वायुयान के वेग से संबंधित है ना। जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो कितनी है आपकी? 3 पॉइंट लगभग आपकी कुछ मैक की स्पीड के साथ चलती है। इसमें बोला जाता है कि वायु में ध्वनि की गति जो होती है ना उस हिसाब से चलती है, उसे बोलते हैं मैक। फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम AgBr कहते हैं। क्या बोलते हैं? AgBr। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी ये। नेक्स्ट, भारत में 1966 में सूखा के बाद योजना आ गई थी, योजना अवकाश आया था आपका। और ये योजना अवकाश 1966 से कब तक चला था? 1969 तक आपका चला था, 3 साल के लिए, ठीक है। और जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी कब? 1951 से 1956 तक, फिर 56 से 61 तक आई थी, फिर 61 से 66 आई थी, और 66 से 69 तक अवकाश रहा, और 69 के बाद ये 74 तक फिर आई थी, फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल केवल 4 वर्ष का था, ठीक है। ये आपका रखना है, जिसका वो कब से कब तक थी? 1974 से 1978 तक। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। आप सभी को पता है आज हमारी कितनी है? 25 तारीख है, ठीक है। और आज कौन सा दिवस मना रहे हैं हम लोग? तो आज हम लोग मना रहे हैं, आप सभी को पता है, मलेरिया डे। कौन सा? मलेरिया डे मना रहे हैं। लेकिन कल हमने कौन सा? पंचायती राज दिवस मनाया था। तो इसके फैक्ट मैं आपको कल कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। सारी मैंने बहुत अच्छी PDF बनाई है इसके लिए। पंचायती राज समिति से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हमारे, जितने भी राज्य हैं, इनकी स्थापना, इनका गठन, जो कुछ भी है यानी इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षाओं के लिए है, जो आपने आज तक मेरे ख्याल से इस प्रकार के नोट्स नहीं देखे होंगे, वो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा कंप्लीट, ठीक है। 13वीं शताब्दी, कौन सा है? 13वीं शताब्दी। दिल्ली सल्तनत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी मुमलिक कहलाता था। क्या था? मुमालिक कहते थे इसको। कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार का होता है कोयला, ठीक है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस,
लिग्नाइट और एक आपका पीट, जिसमें सर्वोत्तम होता है आपका कौन सा, तो एंथ्रेसाइट, और सबसे बेकार कौन सा होता है, तो पीट कोला होता है। ठीक है, ये भी आपका रखना है। नेक्स्ट देखिए, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची है, और एक और सूची अनुसूची है जिसको बोलते हैं अवशिष्ट अनुसूची, ये भी आपका रखना है, जिस पर केंद्र कानून बनाता है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, तो संघ बनाएगा केवल। राज्य सूची पर संघ और राज्य दोनों बनाएंगे, और समवर्ती सूची पर इन पर भी राज्य सूची पर राज्य बना सकता है, लेकिन कभी कभी संघ राज्य सूची पर संघ भी बना देता है। ठीक है, लेकिन समवर्ती सूची पर कौन बनाते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, अगर दोनों में कुछ भी विवाद होता है तो जो केंद्र होता है वो मजबूत होता है आपका। नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में पारित किया गया था। अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। मनुष्य में 5 से 6 लीटर उदर होता है, कितना होता है, 5 से 6 लीटर। दूसरा महाराष्ट्र प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। श्रीनगर शहर को सम्राट अशोक ने बसाया था। अशोक ने क्या किया था, श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, सांची का स्तूप भी किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। कलिंग विजय कब हुई थी, 261 BC में इसने की थी। ठीक है, और ये राजगद्दी पर बैठा था 269 BC में बैठा था अशोक। अशोक ने अपने अंतिम दिनों में किसको अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, और अशोक के शासनकाल में ही तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। ये आपको सारी बातें याद रखनी है, किससे, अशोक से। अशोक किस वंश का है, तो मौर्य वंश का है। अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे कि अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था, बिंबिसार, जो किस वंश के थे, हर्यक वंश के थे, लेकिन अशोक किस वंश का है, मौर्य वंश का है। ठीक है, नेक्स्ट, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर है। लेंस की शक्ति जो होती है आपकी, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। दूध का घनत्व किस में नापते हैं, लैक्टोमीटर में। दूध का घनत्व किस में नापते हैं, लैक्टोमीटर से। ठीक है, दूध की शुद्धता कह सकते हैं इसको हम, या घनत्व कह सकते हैं। जितना ज़्यादा अधिक घनत्व होगा उतना अच्छा शुद्ध दूध होता है। तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दिया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। अवध, लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, वाजिद अली शाह। ठीक है, नेक्स्ट, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है, नीली व्हेल है। कौन है, नीली व्हेल है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति का सलाहकार संगठन है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8। क्रम से याद रखना है इनको, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं आपके। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी, दूरी की इकाई है। पौधों में जल का ऊपर की ओर गति करना रसोसोहन कहलाता है। क्या कहता है, रसोसोहन। और जल किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा ग्रहण किया जाता है पेड़ पौधों को। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगता है। ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध सिखों ने किया था। मर्सिडीज़ कप किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। टेनिस से और कौन कौन से हमारे, तो ऑस्ट्रेलियन कप है, US ओपन है। ठीक है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, ये किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो ये आज का हमारी क्या थी, मैदान सीरीज़ थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, बेहतरीन सीखा है, आपकी GS में कुछ इंक्रीज़ हो रहा है इस क्लास की मदद से, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी एडवाइस हो मेरे लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप सभी के लिए ऐसे ही मैं दुआ करूँगा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, नाचते रहें, गाते रहें और मेहनत करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।